गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको परियोजना नियोजन एवं साध्यता अध्ययन में बताया था। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी में हमने इस बात का अध्ययन किया था कि जब हम कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट का चयन करने के लिए किसी भी जैसे परियोजना कोई भी हो सकती है। इसमें लास्ट क्लास में बताया था कि संस्था कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है, नई टेक्निक शुरुआत करना चाहती है या कोई नई मशीन लगाना चाहती है, पुरानी मशीन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर नई मशीन लगाना चाहती है। तो उसके लिए संस्था को, जो कोई भी व्यवसायिक संस्था है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए सबसे कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए, क्योंकि उस पर काफ़ी धन और वित्त की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उस संस्था को प्रोजेक्ट जो है अप्रेजल करना पड़ता है, प्रोजेक्ट परियोजना मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं। तो परियोजना मूल्यांकन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो प्रोजेक्ट परियोजना का साध्यता अध्ययन जिसे हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि वो वित्तीय रूप से फिजिबल है नहीं, मतलब उसकी जो भी उससे बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, और जो वित्त है, जो उसके लिए फाइनेंस चाहिए, उसके पास वो हमारे पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाएगा। मार्केट से अगर रेज करना है तो मार्केट से रेज हो पाएगा या नहीं, सबका अध्ययन करने का उसको उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। आर्थिक साध्यता का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की मार्केट में प्रॉपर डिमांड है, मूल्य है, उसे बेच पाएंगे, किस मूल्य पे उसको बेच सकते हैं, मार्केट में कितना कंपटीशन है। तो आर्थिक रूप से उसका साध्यता का अध्ययन किया जाता है। तकनीकी रूप से भी अध्ययन किया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए जो हमें मशीन चाहिए या हमें कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए, या अन्य जो भी हमें चाहिए फैक्टर्स चाहिए, मतलब जो भी मशीन वगैरह चाहिए वो हमें अवेलेबल है या नहीं, इजीली अवेलेबल हो जाएगी या नहीं। और फोर्थ, उसका संगठनात्मक जो है साध्यता अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें देखा जाता है कि प्रोजेक्ट के लिए जो कर्मचारी चाहिए, जो कुशल कर्मचारी या कुशल कर्मचारी वो उपलब्ध हो पाएंगे, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, उन्हें किस प्रकार से उनकी पेमेंट है, उनका रेमुनेरेशन किस प्रकार से डिसाइड होगा। तो ये सब, और जो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल उपलब्ध रहेगी या नहीं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो प्रोजेक्ट का साध्यता अध्ययन करने के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि परियोजना का जो परियोजना का चयन करने से पहले, किसी परियोजना को सिलेक्ट करने से पहले उसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बहुत जरूरी है, लाभदायकता का विश्लेषण करना जरूरी है। मतलब जो परियोजना है उसको नियोजित ठहराने के लिए कि वो उचित है, हमने उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कई तरह की कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स प्रयोग में लाई जाती है, परियोजना मूल्यांकन विधियाँ जिसे हम बोलते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि परियोजना चयन की जो लाभदायकता विश्लेषण करने से पहले हम ये करेंगे कि इसमें जो परियोजना की मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं उनका विश्लेषण करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि परियोजना मूल्यांकन के लिए किन तकनीकों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में जो है उसकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिस्कस करके परियोजना का चयन किया जाता है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले उसका साध्यता का अध्ययन करने के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि परियोजना मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण घटकों का विश्लेषण में कि कौन कौन से घटक हैं और उसकी क्या क्या विधियाँ हैं। कई तरह की विधियाँ हैं, पुनः भुगतान अवधि विधि है, औसत प्रत्याय दर है, समय समायोजित प्रत्याय दर विधि है, इसमें कैश इनफ्लो मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रत्याय दर, और अप्रहार्य मैसेज जिसमें अर्जेंसी मेथड होता है, जिसमें कि अर्जेंट कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको हमें चुनना पड़ता है। और लास्ट में एक्सपर्ट्स की राय पर हम परियोजना का चयन करते हैं। तो इस आज हम अध्ययन करेंगे परियोजना चयन के अंतर्गत जो है संबंधी जो महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं जिनका हम विश्लेषण करते हैं, और उसके आधार पर हम जो विधियां हैं उनको उन विधियों के द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करके प्रॉपर प्रोजेक्ट को चुनते हैं। जो अगर हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इसमें से एक को ही चुनना है, तो हम उसमें विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका परियोजना मूल्यांकन की जो विधि हैं उनके द्वारा उनका एनालिसिस करके मूल्यांकन करके उसमें से जो उचित प्रोजेक्ट होता है उसको चुना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है या जिसकी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के लिए उसकी वित्तीय, आर्थिक, तकनीकी, संगठनात्मक, पर्यावरणीय साध्यता के अध्ययन के साथ परियोजना की चयन की नियोजितता का सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। मतलब वो परियोजना जिसको हम चुन रहे हैं वो नियोजित उचित है या नहीं है। तो परियोजना चयन को सिद्ध करने के लिए, उसकी नियोजितता को सिद्ध करने के लिए
उसकी लाभदायकता का विश्लेषण किया जाता है। इसके हम पूंजी मूल्यांकन विधियों की सहायता से करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विभिन्न विधियों का प्रयोग जो है उनके उद्देश्य क्या है, उस परियोजना का उद्देश्य उसके ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि कोई परियोजना है उसका उद्देश्य जोखिम को न्यूनतम करना है, तो अगर हम जोखिम को कम करना चाहते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा है तो हम चाहेंगे कि वो हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, कम से कम जो उसमें पैसा लगा है वो तो मिल जाए, उसके प्रॉफिट मिलता रहे। तो उसके लिए हम पे बैक पीरियड विधि का प्रयोग करते हैं। ये सब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे। यदि परियोजना का उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो हम रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्यायी दर जो होती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, औसत प्रत्यायी दर विधि, उसको प्रयोग में लाते हैं। इसमें हम निकाल लेते हैं कि एवरेज कितना प्रॉफिट प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम परियोजना का सिलेक्शन करते हैं। और यदि परियोजना का उद्देश्य संपत्ति जो है हमारी उसका मूल्य को अधिकतम करना है, तो उस स्थिति में हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स विधियाँ हैं उनको प्रयोग में लाते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में जिसमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना जरूरी है उसमें हम अपरिहार्य विधि का प्रयोग में लाते हैं। एजेंसी मेथड है तो जो भी प्रोजेक्ट है हम उसको चुन लेते हैं। तो परियोजना चयन की नियोजितता या लाभता का विश्लेषण अध्ययन करने में आधार पर किया जाता है। तो परियोजना मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण घटकों का विश्लेषण, दूसरा तकनीक्स और तीसरा विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि घटक क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो किसी भी परियोजना का मूल्यांकन करने से पहले महत्वपूर्ण घटकों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे इसमें आ जाता है सबसे पहले शुद्ध विनियोग या कैश इनफ्लो। इससे मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से लिए कुल धनराशि है जो किसी परियोजना की मुद्रा में खर्च की जाएगी, कि उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये राशि जो है कुल, इसको कैश आउटफ्लो के नाम के बराबर होती है। यदि नवीन परियोजना में जो है इसमें जो हमें अगर नेट निकालनी है कि कितना पैसा लग रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए हमें, तो उस संपत्ति का जो भी इनवॉइस प्राइस है उसमें जो उसके फ्रेट चार्जेस हैं या इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो जोड़ देते हैं। यदि परियोजना के स्थायी रूप से कोई कार्यशील पूंजी है वो भी इसमें जोड़ देते हैं, तो वह शुद्ध विनियोग में जोड़ दी जाती है। उसके द्वारा हम कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं कि किसी परियोजना में कितनी नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। जैसे कि कोई मशीन है उसकी प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए है, ठीक है, उसमें जो फ्रेट किराया लग रहा है वो 4,000 है, उसका ऑक्ट्राइड जो देनी है उसके लिए चुंगी वगैरह 1,000 है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस मशीन को लगाने का खर्चा 10,000 है, उसके लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए 10,000। तो टोटल आउटफ्लो कितना हो जाएगा हमारा 1,25,000। तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो है लाभदायकता विश्लेषण करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसमें कितनी नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए 1,25,000 अगर हम नई मशीन लगा रहे हैं। अगर किसी कोई पुरानी मशीन को अगर उसके स्थान पर अगर कोई हम नई मशीन लगाने का प्रोजेक्ट है, तो उस स्थिति में जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है, जैसे सपोज 1,20,000 मशीन है कॉस्ट है, उसमें से हम जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है पुरानी मशीन को बेचने से जो हमें पैसा प्राप्त होगा उसको हम क्या घटा देंगे, ठीक है, वो आगे सपोज 1,12,000। इसके अलावा मशीन को बेचने से जो हमें लाभ या हानि हुई है तो उससे हमारा टैक्स बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है। हानि हुई है तो हमारा टैक्स सेविंग होगी, और अगर लाभ हुआ है तो हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके अंदर वो भी हम ऐड और लेस करके जो है मशीन की नेट इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं कि हमें कितनी नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए एक मशीन की जो वैल्यू है 1,20,000 है, पुरानी मशीन जिसका पुस्तक मूल्य 26,000 रुपये है, और बेचने से हमें उसको मशीन को 8,000 जिसका पुस्तक मूल्य जो 16,000 रुपये है, और बेचने से हमें 8,000 रुपये प्राप्त होते हैं, और जो टैक्स रेट है वो 50% है। तो जो संस्था को जो कर दायित्व है 8,000 की हानि होने के कारण, 16,000 की मशीन अगर हम 8,000 में बेचें तो 8,000 की हानि होगी ना, तो उस पर टैक्स परसेंट जो टैक्स लगेगा 50% अगर संस्था को देना पड़े तो 4,000 टैक्स कम हो जाएगा। तो उसमें अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, अगर वो निकालना चाहते हैं तो मशीन की कॉस्ट में से जो स्क्रैप वैल्यू है जितनी की मशीन बेची है वो लेस कर देंगे, और जो हमारा टैक्स सेव हुआ है मतलब 4,000 का जो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो टैक्स हानि के कारण हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम मशीन नेट इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए 1,08,000, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मशीन प्रॉफिट में बेची जाती है तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो ऐड कर देंगे। जैसे 1,20,000 है, अगर यही मशीन 20,000 रुपये में बेची जाती है तो ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू 20,000 हमें मशीन से प्राप्त हो, तो 1,00,000 हमें अभी खर्च करना पड़ेगा, प्लस जो टैक्स प्रॉफिट में बेचने से जो हमें 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 20,000 वाली 16,000 की मशीन अगर हमने 20,000 में बेची तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर जो टैक्स कितना हो जाएगा 50%, 2,000। तो 2,000 रुपये हमें और टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है बेचने से। तो 1,02,000 हमें नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी संपत्ति की जो है नेट इन्वेस्टमेंट
वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट आउटले निकाल सकते हैं, जिसे हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं। मतलब किसी प्रोजेक्ट का कितना कैश आउटफ्लो होगा, मतलब उस हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उतना कितना कैश इनफ्लो होगा, वो निकाल कर हम प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं। इसमें हम कई तरह की टेक्निक्स प्रयोग में लाएंगे, जिनको हम प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स बोलते हैं। और परियोजना मूल्यांकन या पूंजी निर्णय टेक्निक्स के नाम से इनको जाना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्निक्स। तो इनके आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो विश्लेषण करने के लिए हमें कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, कई चीज़ें की जरूरत होती है पता करने के लिए। तो ये फैक्टर्स है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो कैश आउटफ्लो है, कैश इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, इसको एक फॉर्मूले के रूप में, जैसे उसकी कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट है वो ले लेंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ भी इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर हमारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो वो जोड़ देंगे। वर्किंग कैपिटल अगर एक्स्ट्रा लग रही है तो जोड़ देंगे। कई बार हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो लग रही है, मतलब वो हमारी पहले ज़्यादा लग रही थी, किसी अगर पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लगा रहे हैं, और अगर अब कम लग रही है तो जितनी कम लग रही है उसको हम माइनस भी कर देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा कोई अगर पुरानी मशीन को बेचा है तो सेल जो है उससे जो पैसा प्राप्त हुआ है वो माइनस हो जाएगा, और जो टैक्स में सेविंग्स हुई है तो वो भी जो है माइनस हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है तो वो ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला है तो वो सब माइनस हो जाएगा। तो इससे हम नेट इन्वेस्टमेंट और टोटल कैश आउटफ्लो निकाल लेते हैं। दूसरा जो हमें देखना होता है वो देखना होता है शुद्ध रोकड़ अंतव्यय, कि कितना कैश इनफ्लो हमें प्राप्त होगा, नेट या बेनिफिट्स कितने प्राप्त होंगे। तो इसके लिए जो उस प्रोजेक्ट के लिए जो है उसमें सेल्स रेवेन्यू में से सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद बिफोर टैक्स हमारे पास जो है कैश इनफ्लो वो आ जाती है, इनकम आ जाती है, और उसमें से अगर हम टैक्स लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। क्योंकि हमें कैश इनफ्लो निकालना होता है तो इसमें हम डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से हमारा किसी प्रकार का कैश आउटफ्लो नहीं होता है, और इसको क्योंकि हम खर्चा मान के दिखा देते हैं तो उसको हम वापसी एड बैक कर देते हैं। तो उससे हमारा नेट कैश इनफ्लो निकल जाता है, नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए पहले तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, खर्चे के रूप में इसको माइनस कर देते हैं। उससे हमारी क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है, और उस इनकम पे हम टैक्स निकाल के जो हमारी नेट इनकम आती है आफ्टर टैक्स, उसमें वापसी डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो, ठीक है। तीसरा हमें प्रोजेक्ट लाइफ की, प्रत्येक परियोजना का एक जीवन काल होता है। जैसे 10 साल मशीन है, उसकी लाइफ 10 साल हो सकती है, 5 साल हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो मशीन को हमें, मतलब वो हमारे लिए बेकार हो जाती है, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो परियोजना के जीवन काल का निर्धारण संपत्ति की जो प्रगति किस प्रकार है उसको ध्यान में रखकर उसका उपयोग रख रखाव अगर ढंग से करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है। तकनीकी परिवर्तन होते हैं, अगर मशीन ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है, आउटडेटेड हो गई है तो उसकी लाइफ कम भी हो जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखकर हम प्रोजेक्ट की लाइफ निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो भौतिक जीवन काल के बजाय में आर्थिक जीवन काल, मतलब आर्थिक जीवन काल होता है जिसमें परियोजना से प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती रहेगी। फिजिकली तो हो सकता है मशीन चल रही हो, लेकिन उससे हमें खर्चे और उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होने लग जाए उसकी मेंटेनेंस, तो उस स्थिति में उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसका जो इकोनॉमिक लाइफ जो होती है वो कम हो सकती है, ठीक है। थर्ड है वांछित न्यूनतम प्रत्याय दर, कि डिजायरेबल मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमें कितनी चाहिए, ठीक है। किसी भी परियोजना को अगर न्यूनतम प्रत्याय दर वह दर होती है जिसे प्राप्त होने पर ही किसी पूंजी विनियोग निर्णय को स्वीकार किया जाता है। यदि प्रत्याय दर इससे कम होती है तो परियोजना को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, अस्वीकार कर देंगे। और यदि औसत लागत के बराबर होती है तो जिससे कम पर विनियोग करना हानि पर होता है, इसलिए यह एक प्रकार की अवसर लागत भी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इससे कम पर विनियोग करने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो मिनिमम रेट रिटर्न अगर हमें प्राप्त होगी तभी हम उस प्रोजेक्ट को चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बैंक में इसको न्यूनतम जो डिजायरेबल मिनिमम रेट जो होती है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो न्यूनतम लागत या आय जिसे साधन को अन्य जगह विनियोग करने पर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पैसे हमारा जो पूंजी है उसको बैंक में लगाने पर 12% अगर हमें ब्याज प्राप्त होता है तो परियोजना से भी 12% आय होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिजायरेबल मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी इसको हम कहते हैं। ये वैकल्पिक आय होती है जो किसी परियोजना में जो है इतनी आय प्राप्त होनी जरूरी है, उससे कम होने पर हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 11% ही परियोजना से हमें रिटर्न प्राप्त हो रही है तो हम उस परियोजना को, प्रोजेक्ट को नहीं चुनेंगे, उसको हम अस्वीकार कर देंगे। अब प्रचलन से जोखिम, वर्तमान में जो तकनीकी परिवर्तन के कारण
प्रचलित उत्पादन विधियाँ हैं, मशीनें हैं जो अप्रचलित हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, तथा नवीन विधियों का विकास होने के कारण ये ऑब्सोलीट हो जाती है। तो तथा किसी परियोजना का चुनाव करने से पहले प्रचलन से होने वाले उन पर भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार की जोखिमों से बचने के उन्हीं परियोजनाओं को चुनना चाहिए जिनका पे बैक पीरियड कम से कम हो। इसका मतलब ये है कि किसी परियोजना में हमें 1 लाख रुपए अगर हमें लगा रहे हैं, तो अगर उसकी पे बैक पीरियड की 1 लाख रुपए हमें कितने सालों में प्राप्त हो जाएगा। किसी में 5 प्राप्त हो रहा है, किसी प्रोजेक्ट में, किसी में 6 में 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे, मतलब उस 6 साल लग जाएंगे 1 लाख रुपए प्राप्त होने में कैश इनकम के रूप में, ठीक है। और किसी में 7। तो जिसका मिनिमम पे बैक पीरियड है उसको हमें चुनना चाहिए। अगर हमारी मशीनें इस प्रकार की हैं कि वहाँ पर नई नई टेक्निक आने के कारण मशीन अपरिचित होने का भय है, तो उस जोखिम से बचने के लिए पे बैक पीरियड को हम प्रयोग में लाते हैं। इन सब विधियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पे बैक पीरियड क्या होता है। उपलब्ध कोष भी ध्यान रखना चाहिए। वित्तीय साधन हमारे जो है उनसे मतलब होता है जो प्रयोजन में पूंजी विनियोग उपलब्ध है या नहीं। पूंजी व्यय के निर्णय करते समय संस्था के उपलब्ध कोषों को ध्यान में रखना चाहिए। भाई जिसमें कम पूंजी लग रही है हम उस प्रोजेक्ट को चुनें अगर पूंजी की समस्या है तो। इसके अलावा गैर आर्थिक कारण, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से या मशीन नहीं लग रही तो उससे अगर कर्मचारियों का मनोबल अनुसार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेबर यूनियन जो है श्रम संघ उसका विरोध करते हैं, तो ऐसी परियोजना को नहीं चुनना चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें परियोजना का प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करना चाहिए। उत्पादन चक्र कितना होगा कि कितने समय में जो कच्चा माल है वो निर्मित माल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। निर्मित माल में परिवर्तित करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल पीरियड। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम पहले इन सब फैक्टर्स का एनालिसिस करेंगे और फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं, परियोजना मूल्यांकन विधि के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका मूल्यांकन करेंगे कि किसी भी परियोजना की लाभदायकता के औचित्य को सिद्ध किया जा सके। उसके लिए हम कई विधियां प्रयोग में लाएंगे। जैसे प्रत्येक परियोजना की जांच करने जो है लाभदायकता की जांच करने के पहले हमने ये देख लिया कि कैश इनफ्लो कितना प्राप्त हो रहा है, कितना कैश आउटले चाहिए, और उसके द्वारा को स्वीकार करना है या अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। उसके लिए मूल्यांकन की विधि हैं, जिसे हम पूंजी व्यय प्रस्ताव जो हमारे प्रपोजल्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल जो प्रोजेक्ट हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए अनेक विधियाँ हैं, जिसमें कि एक ट्रेडिशनल मेथड, अर्जेंसी मेथड, जिसमें कि हम प्रोजेक्ट को चुनना ही पड़ेगा, अर्जेंट है, या पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है इसके, और उसके अलावा समय समायोजित प्रत्याय दर विधियाँ हैं, जिसमें कि जो भी हमें उससे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, रिटर्न प्राप्त हो रही है, उसको हम टाइम में एडजस्ट करते हैं। मतलब जो हमें 10 साल बाद प्राप्त होगी उसकी वर्तमान में कितनी वैल्यू, जो 6 साल बाद इनकम मिल रही है उसके वर्तमान में कितनी वैल्यू। जैसे किसी प्रोजेक्ट का शुरू किया तो 1 साल बाद मिल रहा है उससे इनकम प्राप्त हो रही तो उसकी वर्तमान वैल्यू, 2 साल बाद इनकम है उसकी वर्तमान वैल्यू। तो इसमें हम इस तरह से उनकी क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इसमें कई तरह के मेथड पढ़ेंगे। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं, इसके आधार पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड और टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो इन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेंगे और ये विधि हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।